हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th का लेसन 8 हिस्ट्री का, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसका शॉर्ट्स नोट प्रिपेयर किया है जिसको आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। सबसे पहले जानते हैं अंग्रेजों का भारतीय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। अंग्रेजों का जो भारतीय शिक्षा है उसके प्रति क्या दृष्टिकोण था, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात कर दिया। ये कानूनविद होने के साथ साथ भाषाविद भी थे, मतलब कानून जानने के साथ साथ भाषा के भी विद्वान थे। काफ़ी भाषाओं के बारे में ये जानते थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन और इसके अलावा फ्रेंच, अरबी भाषा और संस्कृत का ज्ञान भी था इनको। हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नैथनियल हॉल्डेड भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। हेनरी जो टॉमस थे, कोलब्रुक और नैथनियल हॉल्डेड, ये सब ना भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अनुवाद, जो रचनाएं हैं हमारी, उनका अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में कर रहे थे ताकि अंग्रेज भी उसको पढ़ सकें। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र का प्रकाशन शुरू किया। जब हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बाद हम उस रिसर्च जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम एक पत्र में लिख देते हैं, उसको बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं शोध पत्र। और वो प्रकाशन मतलब छप जब जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकाशन हो गया उसका। तो उन लोगों ने, जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया है। जैसे होते मदरसे में इस्लामिक कानून, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इस्लामिक पूरा धर्म और ये सब के बारे में ज्ञान दिया जाता है। इसको देने के लिए उन्होंने क्या किया, अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोल दिया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 19वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी ज्ञान को शिक्षा के प्राच्यवादी विज्ञान को त्रुटियों से भरा अवैज्ञानिक मानते थे। जेम्स मिल ने सुझाव दिया कि शिक्षा के जरिए उपयोगी व व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए एवं भारतीय को पश्चिमी वैज्ञानिक सफलताएं पढ़ाई जाएं। 1830 के दशक में थॉमस बैंगगटन मैकॉले ने कहा, यह एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मैकाले ने ये चीज़ कही। मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने पर भी बल दिया। जो लॉर्ड मैकाले आए थे भारत में, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा वो प्राप्त करें, इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया। मैकाले के मिन्ट्स जो विवरण थे कि उसके आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके विषय में ना भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा सीखनी चाहिए, इसके बारे में लॉर्ड मैकॉले ने एक पूरा विवरण तैयार किया और इसको जो है 1835 में जो अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम आया उसमें पारित कर दिया गया। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। जैसे जो ये धर्म वाले हो गए थे ना, कि मदरसे जो हैं वो कलकत्ता में फारसी, इस्लामिक और अरबी भाषा में होगा और बनारस में हिंदू, तो इसका उन्होंने
विरोध किया। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। ये अपने आप खत्म होते जा रहे थे, उसको इसकी संज्ञा दी गई कि ये खुद ही खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। अब आते हैं वुड की डिस्पैच घोषणा पत्र। वुड की डिस्पैच घोषणा पत्र क्या थी, वुड का नीति पत्र क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं, जो कि आया था 1854 में। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। इसे कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी कर दिया गया। इस दस्तावेज में क्या था, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ तथा आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। वुड की जो नीति पत्र थी उसमें यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय नैतिकता चरित्र का उत्थान होगा। जो भारत में जब यूरोपीय शिक्षा आएगी ना, तो उनके नैतिकता, उनके कैरेक्टर में काफ़ी उत्थान होगा, मतलब वो और बढ़ेगा। 1854 के नीति पत्र के बाद सरकारी शिक्षा विभागों का गठन और विश्वविद्यालय शिक्षा विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कलकत्ता, मद्रास व बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था उसी समय कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। अब क्या था, ईसाई प्रचारकों ने यह तर्क दिया कि नैतिकता उत्थान ईसाई शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ईसाई प्रचारकों ने श्रीरामपुर, जो कि कलकत्ता में है, अपना पहला मिशन खोला विलियम कैरे की मदद से। श्रीरामपुर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। अब क्या हुआ, जो स्थानीय स्कूल्स थे, पाठशालाएं हैं, उनका क्या हुआ, अब देखते हैं। अब विलियम एड्स की रिपोर्ट में था क्या, जो ये चीज़ें विलियम एड्स की रिपोर्ट में ही है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। उस समय पे लड़कियों के पढ़ने पे भी काफ़ी प्रतिबंध था और शिक्षा को इतनी महत्व नहीं दी जाती थी, इसलिए स्कूल्स में ना बहुत कम बच्चे होते थे। एक, जैसा कि हमने अभी देखा, एक स्कूल में 20 बच्चे से ज़्यादा होते ही नहीं थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। कई बार स्कूल्स जो होते हैं ना, वो किसी गांव के जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा चलाई जाती थी, और कभी जो वहाँ पे रहते हैं उनके द्वारा चलाई जाती थी, और कभी कभी भाई कोई टीचर होता ना, पहले गुरु बोलते थे टीचर्स को, तो कभी कभी कोई टीचर भी उन विद्यालयों को चलाता था, पाठशालाओं को चलाता था। शिक्षा का तरीका जो है वो काफ़ी लचीला था। न इनमें बच्चे की फीस थी, न ही किताबें, न ही इमारत, न ही बेंच कुर्सी और न ही ब्लैक बोर्ड होते थे। पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, जो कि अब हमें मिलती हैं ये सुविधाएं, तब नहीं होता था। इन पाठशालाओं में अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी व सालाना इम्तिहान और समय सारणी की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। शिक्षा का माध्यम मौखिक था। गुरु आते थे, लेक्चर देते थे, व्याख्यान देते थे, यही होता था। कुछ ऐसा नहीं है कि कॉपी बनानी है, उसमें नोट्स बनाने हैं, लिखना है, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। शिक्षा का माध्यम वो हमेशा मौखिक ही होता था। टीचर बोलता था और जो स्टूडेंट्स होता था वो सुनता था। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का, अब नई शिक्षा में क्या क्या दिनचर्या व नए नियम आए उसको हम देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, परंतु 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया और प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख जिम्मा सौंप दिया जाता था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर स्कूल रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं, अध्यापन पाठ पुस्तकों से कराएं और विद्यार्थियों को प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं कराई जाएं, जो कि अब
देखने को मिलता है काफ़ी समय पे। तो उस टाइम पे पंडित, मौलवी या पादरी यही सब पढ़ाते थे हम लोगों को, बच्चों को। तो उन लोगों को पहले सरकारी नौकरी पे रख लिया गया, फिर एक एक पंडितों के अंदर 4-5 स्कूल्स दे दिया गया और उनको बोला गया कि भाई देखो, आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है बच्चों को, और उनको क्या आया लिखवाना भी है, नोट्स भी बनवाने हैं आपको, और उनको क्या आया इसका हमें मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक परीक्षाएं भी लेनी है, और इसका रिपोर्ट जो है वो आप हमें देंगे। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। अब क्या था, अब विद्यार्थियों से फीस भी ली जाने लगी, है ना। नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। पहले होता ना, बच्चे कहीं पे भी बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे या कहीं पे भी। तब क्या हुआ, एक निश्चित स्थान दे दिया गया और बच्चों को बोला गया कि आप इसी समय पर आएंगे और अपने निश्चित स्थान पर ही बैठकर लेंगे, और सभी अनुशासन जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करेंगे। कि जैसे कि होता है ना कि इतने बजे स्कूल है तो आपको इतने बजे ही आना है और इतने बजे तक रहना है, उसी तरीके से उन सारे नियमों का आपको पालन करवाया जाएगा। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। अब ये जो सारे नियम बने थे, जो स्कूल्स इन नियमों का पालन करने लगे ना, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मतलब रिफंड मिलने लगा, पैसे मिलने लगे। अब महात्मा गांधी के अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या विचार थे उसको हम देखेंगे। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। हीनता का बोध मतलब पिछड़े होने का, कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत ही पीछे हैं, इसका जो है वो चीज़ पैदा कर दी थी औपनिवेशिक शिक्षा ने। भारतीयों के दिमाग में हीनता का बहुत ज़्यादा बोध पैदा कर दिया था। गांधी जी की मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। लोग अंग्रेजी के ही पीछे भागने लगे हैं और जो हमारी मातृभाषा से है उससे भारतीय दूर होने लगे हैं, तो उनको अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया गया है। ये गांधी जी की मान्यता थी और वो चाहते थे कि भारतीयों को केवल अपनी भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अब टैगोर का शांति निकेतन, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को हम सभी जानते हैं, उनके शांति निकेतन का शुरुआत कब हुई उसको हम देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संस्था शांति निकेतन जो है 1901 में शुरू की थी। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन में मुक्त होने के समर्थक थे। जो अंग्रेजों ने बंधन लगाए थे कि ऐसे ऐसे होगा, जैसा कि हमने आगे देखा कि अंग्रेजों ने लगाया ना कि टाइम पे आना है, फीस भी देनी है और एक ही स्थान पे, एक रूम में एक स्थान पे बैठ के पढ़ना है। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन का स्थापना का यही एक उद्देश्य था कि इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं हम। टैगोर जी का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब सृजनात्मक शिक्षा मतलब रचनात्मक, जब बच्चे किसी चीज़ की रचना करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं सृजनात्मक शिक्षा। वो प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है, संभव है कि बच्चे देखेंगे, छुएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी वो सीख सकते हैं, ना कि एक कमरे में, एक बंद कमरे में बैठकर और सुनकर वो उतना नहीं सीख सकते जो कि प्रैक्टिकल से सीख सकते हैं। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की एक स्थापना की, और शांति निकेतन ऐसी स्थान पे है जहाँ पे प्रकृति के बीच में है, आसपास पेड़ पौधे, उन्होंने ऐसा वातावरण बना रखा था शांति निकेतन के आसपास जहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य है और उसी प्राकृतिक दृश्य में बैठकर छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, जो कि काफ़ी सृजनात्मक हो सकती थी। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक थे। वही टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। तो ये था आज का हमारा लेसन 8 का 8वां, क्लास 8 का लेसन 8 कंप्लीट हुआ।
और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मैं दोबारा से फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।